हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम नौवां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो स्टैटिक पार्ट है इंडियन पॉलिटी के, इसके जो ऑलरेडी 8 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, salient features of the constitution, preamble, union and its territory, citizenship, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 8 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो इसका जो है हम नौवां चैप्टर, इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स है सब चैप्टर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स काफी बड़े होते हैं, तो इसमें एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जरूर। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों को ही यहाँ पे सपोर्ट करेगी। कुछ भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कुछ भी सिविल सर्विस एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, या कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम, या फिर अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे जानना भी चाहते हैं, भारत की जो राजतंत्र है, तो ये जो है सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अभी तक इंडियन पॉलिटी के जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ऑलरेडी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आती है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है डीपीएसपी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। डीपीएसपी में यहाँ पे जो आती है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, तो ये दोनों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अभी देखिए यहाँ पे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो यहाँ पे देश हम लोग से कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट भी करती है, यानी कि जितने भी सिटीजन्स है यहाँ पे उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के लिए, तो उसको जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया था उस टाइम इंक्लूड नहीं किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पहले इंक्लूड किए गए थे। ओके 1976 में पहली बार फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किए गए थे, तो उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंक्लूड किए गए थे। देन उसके बाद जो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 का, तो उसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड कर दिया गया था। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताइए हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो आपको उसका आंसर देना होगा 11। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 1976 में जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उनके रिकमेंडेशंस पे इंक्लूड किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, बिकॉज 1975 से लेकर 1977 तक जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई थी, तो उस टाइम में काफी सारे फंडामेंटल राइट जो है कर्टेल कर दिए गए थे। तो इसके बाद जो है एक कमेटी बिठाई गई 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, स्वर्ण सिंह कमेटी, तो उनके रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किए गए थे। तो एक चीज देखे यहां पे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, ये यूएसएसआर यानी कि उस टाइम में जो सोवियत यूनियन था, वहां की सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो अलग अलग काफी सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यहाँ पे मान लीजिए कि यूएस हो गई, कनाडा हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ऐसे देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन नहीं है। तो जापान ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में उनके मेंशन है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 4A पार्ट 4A में इंक्लूडेड है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन्ड है, पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में मेंशन्ड है, और पार्ट 4A जो है यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन करती है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं, जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोगों ने बोला था, उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
तो यहां पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया है कि अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बात लिखा है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे भारत की जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, जो नेशनल फ्लैग हो गए, नेशनल एंथम हो गए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में पहला पॉइंट मेंशन किया गया है। दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया है नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जो भी आइडियाज थे, जो भी यहाँ पे नोबल आइडियाज थे, तो उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि 200 साल तक जो है देश गुलामी था, तो कितने सालों तक कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसके वजह से आज हम जो आजादी की जो लाइफ यहाँ पे जो है बड़े मजे से काट रहे हैं। कहीं पे भी हम लोग आ जा सकते हैं, कहीं पे भी होटल में, डिस्को में जा सकते हैं, कुछ भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जो आजादी हम लोग को मिली हुई है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है यहाँ पे। तो उनके जो नोबल आइडियल्स है उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिया के यहाँ पे सोवरेनिटी, यूनिटी और जो इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए, इसके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो देश की जो यहाँ पे अगर ऐसे जरूरत पड़ी यहाँ पे, जहां पे देश को यहाँ पे डिफेंड करना हो, या आर्मी में जरूरत पड़ी, या नेशनल सर्विस में जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे सिटीजन्स को अपनी यहाँ पे जो है जिम्मेदारी समझनी चाहिए, यहाँ पे वहां पार्टिसिपेट करनी चाहिए, ये मेंशन किया गया है। पांचवा पॉइंट जो है देश की यहाँ पे हार्मोनी हो गई, जो कॉमन ब्रदरहुड हो गई, उसको यहाँ पे प्रमोट करनी चाहिए। देखिए हमारे देश में अलग अलग यहाँ पे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल जो डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे देश की जो यहाँ पे सबको जो है मेंटेन करके यहाँ पे सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, हार्मोनी को प्रमोट करनी चाहिए, इसमें यहाँ पे बोला गया है। स्पेशली यहाँ पे महिलाओं को जो सम्मान करनी चाहिए उसके बारे में मेंशन किया गया है। जो सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देश की जो यहाँ पे कंपोजिट जो कल्चर है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करनी चाहिए, जो वैल्यू है उसकी। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग भाषाएं हो गई, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है कल्चर हो गए, यहाँ पे सब कुछ जो है अलग अलग जगह पे कितने सारे कल्चर हो गए, यहाँ पे जो रिच हेरिटेज होती है देश की उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, उसके बारे में भी बोला गया है। सातवां पॉइंट जो यहां पे बोला गया है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को यहां पे इंप्रूव हो या फिर उसके प्रोटेक्शन, चाहे वो फॉरेस्ट हो गई, यहाँ पे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, तो इनको यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करनी चाहिए, उसके इंप्रूवमेंट के लिए जो होनी चाहिए वो करनी चाहिए। इवन जो भी लिविंग क्रिएचर्स है उन लोग को भी पास यहाँ, इन लोग को भी एक कंपैशन से यहाँ पे जो है फील करनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट जो आठवां पॉइंट मेंशन किया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर हो गई, यहाँ पे ह्यूमैनिज्म या फिर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के बारे में यहाँ पे जो है सोचनी चाहिए, उसकी डेवलप करने के बारे में सोचनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई या फिर जो उसकी सेफगार्ड के बारे में सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने तोड़ दिया, यहाँ पे वायलेंस को, यहाँ पे जो वायलेंस होती है उससे हम लोग को नहीं करनी चाहिए, वायलेंस से हट के रहना पड़ेगा यहाँ पे, इसके बारे में मेंशन किया गया है। 10वां पॉइंट जो यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति जो है अपनी यहाँ पे इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के साथ ऐसी सोच रखनी चाहिए कि उनके साथ यहाँ पे उन्होंने 10 और लोगों को यहाँ पे जो है ऐसे तरीके से सपोर्ट किया है कि ये 10 लोग भी उनके साथ अपग्रेड हो सके, ताकि कलेक्टिवली देश की यहाँ पे जो है सब चीजें जो है यहाँ पे आगे बढ़ सके। मान लीजिए कि एक आपने जो है एक कंपनी स्टार्ट की, कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली आपकी खुद की तो डेवलपमेंट होगी ही, लेकिन आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि और 10 लोगों को उनकी भी यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट होगी, तभी जाके देश जो है कलेक्टिवली इंप्रूव करेगी यहाँ पे। देन 11वां पॉइंट जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इंक्लूड किया गया था। तो इसमें बोला गया था कि कोई भी जो बच्चा है, ये उनकी खुद की बच्चे हैं या फिर कोई भी हो, यहाँ पे एटलीस्ट 6 से लेके 14 साल तक, यानी कि 6 से लेके 14 साल तक उन लोगों को जो है एजुकेशन जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो है 2002 में इंक्लूड किए गए थे। तो यहां पे देखिए हम लोग जो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी, उस टाइम में रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह कमेटी का सेटअप किया। तो देश में जो इमरजेंसी लागू हुई थी, तो सरकार की यहाँ पे काफी सारी निंदा हो गई थी, यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल राइट को जो है कर्टेल कर दिया गया था, बहुत सारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गई, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कर्टेल कर दिया गया था। तो उस टाइम में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी को जो है अपॉइंट किया था और बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। तो क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने यहाँ पे टोटल उस टाइम में जो है
8 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया था। लेकिन जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने 10 फंडामेंटल राइट्स बोल रहा हूं मैं, फंडामेंटल 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड कर दिया। तो यहां पे स्वरण सिंह कमेटी के कुछ ऐसे भी रिकमेंडेशंस थे जिसको इंक्लूड नहीं किया गया। अभी कौन सी है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो स्वरण सिंह कमेटी ने यहां पे बोला था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर पालन नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी या फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो पेनल्टी अगर पनिशमेंट यहां पे मिलेगा तो ये जो है व्यक्ति यहां पे जो है कहीं पे भी जो है यहां जो है ये नहीं बोल सकता है कि उनकी फंडामेंटल राइट्स की कर्टेल हुई है। यानी कि मान लीजिए कि आपसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज आप पालन नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए यहां पे सिस्टम ने आपको पनिश किया, तो ऐसा कुछ लॉ नहीं है कि आप यहां पे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके कि यहां पे भाई मेरी फंडामेंटल राइट्स तो कर्टेल हो गई, तो आपके जो है यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंपोज कर दिया गया था, तो ये जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एक चीज देखिए यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यहां पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से जो है प्लानिंग किए गए थे, यानी कि यहां पे जो है गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने कंट्रोल पे रखती, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंपोज नहीं किया। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है परफॉर्म नहीं किए हैं तो उसके बेसिस पे आपको सजा नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग प्रावधान है। कुछ भी अगर आपने किया है तो उसके लिए अलग कुछ प्रावधान है, तो उसके हिसाब से पनिश किया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस को इनके हिसाब से माना नहीं गया था वो था कि टैक्सेस के बारे में। तो देखिए जब भी हम इनकम करते हैं तो इनकम टैक्स हम लोग को सरकार को देना पड़ता है, तो ये जो है स्वरण सिंह कमेटी ने बोला गया था कि ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड करना चाहिए जो पेइंग ऑफ टैक्सेस। तो एक चीज देखिए इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने टैक्स देना बंद कर दिया। अगर आपने टैक्स देना बंद कर दिया तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको पनिश किया जाएगा, आपको जेल में भी रखा जा सकता है। तो ये जो है अलग अलग प्रावधान इसके हिसाब से है, लेकिन पेइंग टैक्सेस इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इतना तक हम लोगों ने समझ लिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ यहां पे फीचर्स भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पे ऑलरेडी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था उनमें से कुछ जो है मॉरल ड्यूटीज है और कुछ जो है यहां पे सिविक ड्यूटीज है। तो देखिए ऑलरेडी जैसे कि मैंने बोला यहां पे कि जो भी कितने सदियों के यहां पे जो है मेहनत के बाद, कितने लाखों करोड़ लोगों की कुर्बानी के बाद देश को जो है आजादी मिली थी, कितनी मेहनत से ये भारत जो देश बना था, तो उसके लिए जितने भी लोगों ने यहां पे कुर्बानी दी, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो भी नोबेल आइडियल्स है, तो इसको जो है सम्मान करनी चाहिए यहां पे। तो ये जो है एक मॉरल ड्यूटी है। और यहां पे बोला गया है रेस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सिविक ड्यूटी है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है तिरंगा यानी कि नेशनल फ्लैग का अपमान कर दिया तो ऑन दैट बेसिस आपको कोई भी जो है पनिश नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अगर आपने नेशनल फ्लैग का जो है यहां पे अपमान कर दिया तो उसके हिसाब से आपको सीवियरली पनिश किया जाएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के हिसाब से आपको पनिश नहीं किया जा सकता है, दूसरे किसी प्रावधान के हिसाब से आपको पनिश किया जाएगा। तो ये भी याद रखेगा यहां पे। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। दूसरा यहां पे बात बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इस तरीके से यहां पे सेटअप किया गया ताकि देश की जो ट्रेडिशन है यहां पे, माइथोलॉजी जो है, देश की जो रिलीजन है या फिर प्रैक्टिसेस है, उसको यहां पे इंपॉर्टेंस मिल सके। अभी यहां पे देखिए कि हम लोग को जो मेन यहां पे डिस्कस किया कि जो यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एनवायरनमेंट जो है, तो ये सब जो है देश की इंपॉर्टेंस होती है, जो कल्चरल हेरिटेज का सम्मान करनी चाहिए, ये जो है यहां पे देश की जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसको सेटअप किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, यानी कि ये सिर्फ देश की नागरिक के लिए है। कोई भी अगर मान लीजिए कि यूएस से कोई बंदा जो है इंडिया आया है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको मानना पड़ेगा, तो ये जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के या फिर फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी जैसे कहा यहां पे नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यहां पे अगर कर्टेल हो गया तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो। डीपीएसपी भी जो है, डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है।
अगर आपने डीपीएसपी जो है यहाँ पे जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गया, गांधीयन प्रिंसिपल हो गया, लिबरल प्रिंसिपल हो गया, उसके हिसाब से अगर डीपीएसपी आपके जो यहाँ पे जो है पालन नहीं किए गए तो आप यहाँ पे कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जस्ट लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, लेकिन इसमें काफी सारे अलग अलग प्रावधान रखे हुए हैं। अगर आपने उसको जो है डिसरेस्पेक्ट किया, आपने उसको जो है क्रिटिसाइज किया, यहाँ पे जो है उसकी जो सम्मान नहीं की, तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। तो ये थे फंडामेंटल ड्यूटीज के मेन फीचर्स। तो इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो भी बुक्स मैंने रेफर किया है, तो इंडियन पॉलिटी तो अभी आप अगर खरीदेंगे तो इसका 6th एडिशन खरीदेंगे यहाँ पे, तो ये 6th एडिशन है। एक मान सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी के बाइबल है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सिविल सर्विस पढ़ाई जो कर रहे हैं उनके स्टडी टेबल पे इंडियन पॉलिटी की बुक आपको दिखेगी ही दिखेगी। देन इंडियन पॉलिटी की जो ये ऑब्जेक्टिव एक बुक आती है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। लक्ष्मीकांत जी की एक बुक है यहाँ पे, या फिर जो अरिहंत की ये बुक जो है, मेनली आप जो है एज ए रिविजन तौर के हिसाब से इसको स्टडी कर सकते हैं। या फिर मेंस के लिए आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दुर्गादास बासु का बुक ये फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन ये अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इंडियन पॉलिटी इज मस्ट। इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट भी मिलेगी और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आपका सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।